चलिए खबरें अब विस्तार से। और सबसे पहले खबर जयपुर से, जहां हरमाणा थाना इलाके में शराब ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रिवॉल्वर की नोक पर बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। देर रात लुटेरों ने शराब ठेके पर धावा बोल दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अब लुटेरों की तलाश कर रही है। ये तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इन लुटेरों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई। हरमाणा थाना इलाके में शराब ठेके पर लूट। लवली वधवा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, क्या कुछ पता चल पाया इन आरोपियों का, इन लुटेरों का? देखिए, इन बदमाशों की तलाश में आसपास की जो थाना इलाके की पुलिस है उन्होंने नाकेबंदी की हुई है। हालांकि हरमाणा इलाके के मुख्य हाईवे के एनएच जो नेशनल हाईवे है उस पर स्थित, उसके नजदीक में स्थित ये शराब का ठेका है, जहां पर लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। जिस तरह से लुटेरे इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में कैद हो रहा है, उससे ये लग रहा है कि ये जो बदमाश हैं ये टैलेंटेड बदमाश हैं और ये कई इलाकों में इस तरह की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। हालांकि जयपुर शहर के अंदर कई ठेके हैं जहां पर इस तरह की लूट की वारदात हो चुकी है। कुछ ठेकों से शराब लूटी जाती है तो कुछ ठेकों से पैसा जो होता है, जो दिन भर की जो रकम होती है वो लूटने का जो काम है वो यहाँ पर चलता है। तो ऐसे में पूरी तरह से टैलेंटेड ये लुटेरे हैं और इन्होंने लूट की इस वारदात को अंजाम जिस तरह से दिया है उससे लग रहा है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर के जो आसपास के थाना इलाकों के अंदर जो है नाकेबंदी की हुई है। इनके जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो जारी कर दिए सभी थाना इलाकों को ताकि इन बदमाशों की तलाश की जा सके। लेकिन सुमित, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शराब ठेका क्या 8 बजे बाद खुला हुआ था, इस पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि ये जिस तरह से पुलिस ने इस घटना को देर रात की घटना बताया, तो 8 बजे के बाद शराब ठेकों के बंद होने का समय होता है। तो दो बड़े सवाल हैं कि शराब ठेके की जो संचालक हैं, जो मालिक हैं, उनकी भी जिम्मेदारी थी कि 8 बजे वो दुकान बंद करे, लेकिन ज्यादा कमाई और ज्यादा मोटी कमाई के चक्कर में इन्होंने ब्लैक करने की जो आमतौर पर शिकायतें मिलती, जिसके स्टिंग पूर्व में कई बार न्यूज 18 कर चुका है। बिल्कुल उस तरह से जुड़ा हुआ ये मामला जो है वो सामने आ रहा है। अभी पुलिस कुछ देर में इस पूरे मामले को स्पष्ट करेगी कि इस मामले में 8 बजे बाद दुकान खुली थी या पहले खुली थी, क्योंकि पुलिस ने देर रात का बयान देकर के, देर रात की जानकारी देकर के शराब ठेकेदार को भी फंसा दिया है और खुद भी पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी पुलिस की प्रायोरिटी ये है कि इन बदमाशों की तलाश जो है, इनका जो सर्च है वो आसपास के इलाकों में किया जा रहा है और इसके फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो है सभी थाना इलाकों में, जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो आसपास के इलाके हैं, जयपुर ग्रामीण थाना इलाके के जो सभी थाने हैं, वहां पर इसे फोटोग्राफ्स और वीडियोस को जारी कर दिया गया ताकि कहीं भी कोई संदिग्ध अगर पहचान में आता है तो आजकल ये बदमाश नजर आ रहे हैं जिस तरह की वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। इसी तरह की वारदातें पूर्व में जयपुर शहर के थाना इलाकों के जो बाहरी इलाके वहां पर भी हो चुकी है और ये हरमाड़ा भी जयपुर शहर का बाहरी इलाका है जहाँ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। शहर के अंदर इस तरह की वारदात नहीं हुई है क्योंकि उसका बड़ा कारण ये भी होता है कि 8 बजे शहर के अंदर की दुकानों को बंद करा दिया जाता है। सख्ती करती है, आप गरीबी सख्ती करने लग जाता है जब ऊपर से फटकार पड़ती है। तो बड़ा सवाल है कि ये क्या ये दुकान, सबसे बड़े दो सवाल हैं कि क्या ये दुकान 8 बजे बाद खुली थी और खुली थी तो इसकी जिम्मेदार कौन है, और दूसरा बड़ा सवाल है कि बदमाशों ने जिस तरह की वारदात। ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। बाइक शोरूम में आग लगी है। जोधपुर में 32 बाइक जलकर खाक और आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। जोधपुर शहर के भदवासिया क्षेत्र में स्थित ऑटोमोबाइल के शोरूम में आज अचानक आग लग जाने से करीब 32 गाड़ियां जलकर राख हो गई। आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, कितना नुकसान इस आग के कारण और अब आग पर काबू पा लिया गया है, क्या कारण बताया गया है इस आग के पीछे? देखिए, बात करें तो आज सुबह जो है एक ऑटो शोरूम है, दोपहिया वाहन का शोरूम, वहां पर अचानक आग की लपटें दिखाई दी, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जिसके बाद जो है फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिस पर आधा दर्जन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचकर करीब 2 घंटे कड़ी मशक्कत कर आग को काबू में पाया। इस घटना में करीब 32 वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गए और आग लगने का जो प्रथम दृष्टया कारण जो है शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। इसमें एक बड़ा नुकसान हुआ है और फिलहाल जो है उसका आकलन किया जा रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 32 बाइकें जलकर इस आग की चपेट में आकर खाक हो गई हैं। आग पर काबू पा लिया गया है।
और जयपुर से खबर आ रही है, चोमू के नेशनल हाईवे 52 पर बड़ा हादसा होते होते टल गया। पिकअप और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत से यह हादसा हुआ। हादसे में दोनों गाड़ियों को काफी नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। चोमू के नेशनल हाईवे 52 पर हादसा होते होते बच गया। पिकअप ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत, गाड़ियों को नुकसान हुआ है, लेकिन किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। गाड़ियों को की भिड़ंत में ये तस्वीर आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इस हादसे का, इस भिड़ंत का। नेशनल हाईवे 52 पर यह हादसा हुआ है। आमने सामने से इन दोनों की भिड़ंत। खबर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने डिग्री की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जिला मुख्यालय पर मेवाड़ विश्वविद्यालय के छात्रों ने प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान छात्रों ने अपने खून से पत्र लिखा, जिसमें हमें न्याय दो, हमें डिग्री दो के स्लोगन लिखे गए और इन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक पशुपालन डिप्लोमा को डिग्री के बराबर समय हो गया है, फिर भी उन्हें डिग्री नहीं दी जा रही है। हमारा संघर्ष ऐसा नहीं है, हम आपसे मुकाबला नहीं करते, हक मांगते। खबर कोटा से। कोटा के सीएडी सर्किल के पास एक होटल में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला, जहां बहनों ने पति और बदमाशों के साथ मिलकर होटल व्यवसायी भाई पर तलवार से हमला करवा दिया। रिश्तों के कत्ल के प्रयास की सनसनीखेज वारदात की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह होटल का हॉल जंग का मैदान बन गया। जानकारी के अनुसार मां बेटी सहित अन्य बदमाश होटल पर मालिकाना हक जताने पहुंचे थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी को हिरासत में ले लिया है। साथ ही पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसका भाई है, ये होटल किंग्स में ये लोग रन कर रहे थे इस होटल को। इस होटल और इनकी प्रॉपर्टी को लेके इनकी बहनों और इनके बहनों के अंदर विवाद चल रहा था, इमरान और महनाज और जैना बहन की। इस विवाद को लेके पूर्व में प्रकरण दर्ज है। आज जैसा कि अभी इसने बताया कि वे किसी एनजीओ को लेके राजीनामा करने के हिसाब से घर होटल में आए थे। इसी दौरान इनके कहा सुनी हुई, हॉट टॉक्स हुई और इन्होंने अपने साथ लाए हुए कुछ बदमाशों से इन लोगों पे हमला करा दिया। और यहाँ वारदात पे हमारी तुरंत थाना एसएचओ किशोरपुरा और अभया ने बहुत बढ़िया काम किया है। अभया में 2 महिला कांस्टेबल ने तुरंत इनको पकड़ा है और ये फरार हो गए। बाकी दूसरे मुल्जिमान हैं, 3 मुल्जिम हमने राउंड अप कर लिए हैं इसमें। और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से है। 25 लीटर हथकढ़ शराब जब्त की गई है श्रीगंगानगर से। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी भी आए हैं। पुलिस ने शराब बनाने का सामान भी यहां से जब्त किया है। श्रीगंगानगर के इंदुमल कोट थाना पुलिस ने अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ एक कार्रवाई की और 2 व्यक्तियों को 25 लीटर हथकढ़ शराब सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में यहां से शराब बनाने का सामान भी जब्त किया है। और जैसलमेर के तनोट से बड़ी खबर है। बीएसएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। पाक बॉर्डर से संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। बीएसएफ ने पुलिस को इसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। सुरक्षा एजेंसियां अब इससे पूछताछ करेंगी। जानकारी के अनुसार संदिग्ध तनोट क्षेत्र में भारत पाक सीमा पार करने की नियत से सीमा के पास पहुंच गया था, जिसे बीएसएफ के जवानों ने सीमा रेखा से 500 मीटर अंदर ही पकड़ लिया। पूछताछ करने पर संदिग्ध अपना नाम नंदू बता रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे में पता नहीं चल पाया है अब तक कि ये संदिग्ध कहां का रहने वाला है और यहां तक कैसे पहुंचा। बीएसएफ ने संदिग्ध का कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर रामगढ़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। और
पाली से बड़ी खबर, बुजुर्ग के हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की गिरफ्त में 4 आरोपी आ गए हैं। 72 घंटे में पुलिस ने यह कार्रवाई कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग की हत्या की गई थी। मृतक के भतीजे ने ही बुजुर्ग की सुपारी दी थी। बता दें कि पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र के बासनी जोजावर गांव में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 72 घंटे में हत्या का राज फाश करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सिरियारी थाना प्रभारी सुरेश सारण ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर मृतक के भतीजे ने ही 3 लोगों को मृतक को मारने की सुपारी दी थी। आरोपी रमेश नागला मृतक प्यारेलाल के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। इस पर आरोपी रमेश ने आमेट निवासी किशन गुर्जर से संपर्क कर मृतक प्यारेलाल को मारने की योजना बनाई और 2 दिन पहले आरोपी ने किशन गुर्जर को सूचना दी कि मृतक खेत पर अकेला सो रहा है, जिस पर आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचकर मृतक की लाठियों से पीटकर हत्या कर दी। और टोंक से बड़ी खबर है, नशे के खिलाफ एक्शन में पुलिस 14.5 किलो डोडा पोस्त बरामद किया है। पुलिस ने 1 मिनी ट्रक से डोडा पोस्त को बरामद किया है। पुलिस की गिरफ्त में 2 आरोपी भी चढ़ गए हैं। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए सीधा लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। मिशन नमामि गंगे को लेकर उत्तराखंड को बड़ी सौगात दे रहे हैं। हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, गंगा की सहायक नदियों में बेसिन अप्रोच के तहत यमुना, रामगंगा, काली, गोमती, सरयू, गंडक, घाघरा इत्यादि नदियों पर हम प्रभावी काम कर रहे हैं। 2649 MLD की ऐसी उपचार क्षमता बनाने के लिए सहायक नदियों पर 38 सीवरेज परियोजनाएं जिनकी लागत 7,650 करोड़ रुपए होगी, हम काम तय जो है हमने काम प्रारंभ कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरिद्वार, ऋषिकेश और मुनि की रेती में वर्ष 2035 तक के लिए एसटीपी क्षमता का जो 35 तक के लिए प्रभावी रहेगी, ऐसी एसटीपी क्षमता का विकास हो चुका है। प्रयागराज में भी सीवरेज नेटवर्क परियोजना पूरी कर ली गई है। 100 साल से अधिक पुराना सीसामऊ नाला, जब आप गंगा काउंसिल की मीटिंग के समय कानपुर पधारे थे तब आपने प्रत्यक्ष वहां जाकर के देखा भी था। वहां खड़े रह करके आपने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां कैस्ट्रोल एक्टिव ने नेटवर्क 18 के साथ प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन नाम से एक अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद देश के इंजनों की सुरक्षा के साथ मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारना है। इस अभियान में आपका समर्थन मैकेनिकों के बेहतर भविष्य के लिए 50 लाख रुपए जुटाने में मदद करेगा। भारत 2 पहिया वाहनों की दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और साथ ही उनकी सर्विस के लिए बड़ी संख्या में मैकेनिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करता रहा है। हालांकि देश भर में हुए लॉकडाउन ने इन छोटे पैमानों के लाखों मैकेनिकों के भविष्य को अंधे कुएं में धकेल दिया। परेशानी यही है कि लॉकडाउन के बाद तो काम चला ही नहीं है बिल्कुल भी। जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा, खुलने लगा, तो वैसे ही सहज काम भी सही होने लगा, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से काम भी इतना अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी सिलसिले में जागरूकता बढ़ाने और छोटे पैमाने के मैकेनिकों को सपोर्ट करने के लिए नेटवर्क 18 ने कैस्ट्रॉल एक्टिव के साथ मिलकर प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को लॉन्च किया। देश के इंजन की सुरक्षा और मैकेनिकों के तकनीकी कौशल को उभारने की पहल, ताकि हम उन्हें एक बेहतर कल दे सकें। As mechanics resiliently look to get back on their feet, Castrol India and Network 18 present Protect India's Engine, a joint initiative to empower India's mechanic community to navigate through these difficult times and be better equipped to restart their business. Castrol Active will aim to invest up to rupees 50 lakhs towards upskilling initiatives for mechanics. Just like our mechanics who protect our bikes, let's now do our bit to protect them and help them to keep moving ahead. I think India has the largest number of two-wheelers on road, and keeping them running is this army of unsung heroes, our mechanics. So personally, I don't think there could be a better title for this campaign, because as I see it, it is the mechanics who are the real engines of this country. They keep our engines protected
and help us keep moving ahead non-stop. So I couldn't think of a better brand to actually take cognizance of this fact and really help this community. जैसे भारत सिस्टमैटिक अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपने मैकेनिक भाइयों का समर्थन करें और उनके भविष्य के लिए नए रास्ते खोलें। आइए जुड़िए कैस्ट्रॉल एक्टिव और नेटवर्क 18 के इस पहल से और दीजिए अपना सपोर्ट प्रोटेक्ट इंडियाज इंजन कैंपेन को। रुक मत चल तू भारत दो पै चलिए वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे क्या है बीकानेर प्रशासन से एक बेटी की गुहार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात जेईटी परीक्षा की। आज जेईटी परीक्षा आयोजित करवाई गई है। 6 संभाग मुख्यालयों पर यह परीक्षा हो रही है। कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से परीक्षा करवाई जा रही है। भरतपुर को छोड़कर सभी संभागों पर परीक्षा आयोजित करवाई गई है। जयपुर में 43 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा हो रही है। हेल्थ प्रोटोकॉल का तमाम जगहों पर खास ख्याल रखा जा रहा है। 14,403 परीक्षार्थी जयपुर में परीक्षा देंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जायजा ले लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा देते हैं। क्या कुछ आयोजन, क्या कुछ तैयारियां इस परीक्षा को लेकर की गई है प्रशासन की तरफ से। दिनेश जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, अर्जुन अरविंद कोटा से, कपिल शिवाली उदयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं क्योंकि 43 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा जयपुर में आयोजित करवाई जा रही है। दिनेश, हेल्थ प्रोटोकॉल और WHO की गाइडलाइंस को किस तरह से फॉलो कर इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है? क्योंकि पिछले वक्त जो परीक्षाएं हुई थी पिछले कुछ समय में, उनमें हमने देखा कहीं कहीं 1-2 जगह पर लापरवाही दिखाई दी। इस परीक्षा को लेकर क्या तैयारियां? बिल्कुल सुमित, देखिए परीक्षा जो है 12 बजे से शुरू होनी है और 11:30 बजे तक जो है परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाना है। तकरीबन 28,000 परीक्षार्थी पूरे राजस्थान में इस परीक्षा में बैठ रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो जयपुर में हैं। परीक्षा केंद्र की तस्वीरें सबसे पहले हम दिखा देते हैं। जैसा आप सवाल कर रहे थे कि किस तरीके से प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है, क्योंकि कोरोना काल है और उसमें ये एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, तो परीक्षा केंद्र के अंदर जो है समुचित इंतजाम किए गए हैं। एक कमरे में जो है केवल 12 स्टूडेंट्स बिठाए जाएंगे। बिना मास्क के एंट्री नहीं है। इसके साथ ही सैनिटाइज करवाया जा रहा है। परीक्षार्थियों को मास्क भी परीक्षा केंद्र पर देने की ही व्यवस्था की गई है। तो इसके साथ ही परीक्षा में नकल रोकने की भी पूरी व्यवस्था की गई है। सभी को जो है फ्रिस्किंग के बाद में प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन सुमित, परीक्षा केंद्र के अंदर ज़रूर जो है वो हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना हो रही है, लेकिन परीक्षा केंद्र के बाहर की तस्वीरें भी हम दिखाना चाहेंगे। परीक्षा केंद्र के बाहर जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से जो अभिभावक साथ में आए हैं स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम दिलवाने के लिए, वो जो गाइडलाइंस हैं उनकी पालना नहीं कर रहे हैं। समूह में नज़र आ रहे हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है। कई लोग बिना मास्क के भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। जहाँ तक एग्ज़ाम की बात है, 12 बजे से 2 बजे तक ये पेपर होने वाला है और जैसा मैं बता रहा था कि केवल 6 शहरों में ये परीक्षा हो रही है। संभाग मुख्यालय हैं 6, भरतपुर को छोड़कर शेष 6 संभाग मुख्यालय, जिनमें जयपुर है, जोधपुर है, कोटा, अजमेर, बीकानेर और उदयपुर। सबसे ज़्यादा जयपुर में परीक्षार्थी हैं। 43 परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, जिन पर 14,403 परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा अपनी दे सकेंगे। कितनी उपस्थिति रहती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोरोना की जो है वो कोरोना काल है और दूर दराज के परीक्षार्थियों को भी इसमें सम्मिलित होना है। बिल्कुल। कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए ये एग्ज़ाम हो रही है और कोटा कृषि विश्वविद्यालय जो है वो इस परीक्षा का आयोजन करवा रहा है। तमाम जो है वो तैयारियां वो मुकम्मल की जा चुकी है। स्टूडेंट्स को जो है वो पूरी जांच के बाद में परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जा रहा है और केवल 2 घंटे का ये पेपर है। 2 बजे परीक्षा जो है वो छूटेगी और जहां तक पेपर का सवाल है उसमें जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है दिनेश, कोटा आपको ले चलते हैं। अर्जुन अरविंद मेरे सहयोगी कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन, क्या तस्वीरें कोटा से, क्या कुछ तैयारियां वहाँ की गई हैं परीक्षा को लेकर?
ये सुमित दिखा देते हैं, सवेरे 9 बजे से एंट्री दी जा रही है परीक्षा केंद्र पे। ये दादाबाड़ी इलाके का परीक्षा केंद्र है। सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना यहाँ पर बच्चों से करवाई जा रही है, क्योंकि ये 12वीं पास करके और अपना भविष्य अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनाएंगे और उसके लिए परीक्षा दी जा रही है। आज 12 बजे एग्जाम शुरू हो जाएगा, 11:30 बजे तक एंट्री दी जाएगी और 2 बजे ये एग्जाम खत्म हो जाएगा। कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। उसके पूरे प्रदेश में जो 6 जिले हैं संभाग मुख्यालय, वहाँ पर ये एग्जाम हो रहा है आज, और 89 इसके सेंटर बनाए गए हैं पूरे 6 संभाग मुख्यालयों पर, और 28,000 के करीब स्टूडेंट परीक्षा देंगे। साथ ही 25,000 के करीब जो स्टूडेंट है वो यूजी का एग्जाम देंगे, 2700 के करीब पीजी का एग्जाम देंगे, और पीएचडी के लिए 400 के करीब स्टूडेंट जो पूरे प्रदेश में वो अपना एग्जाम देंगे। उसके बाद इस परीक्षा का आयोजन होने के बाद जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा देते हैं, यहाँ पर एक एक स्टूडेंट की चेकिंग की जा रही है। उन्हें नया मास्क दिया जा रहा है, जो मास्क वो घर से पहन के आ रहे हैं उसको बदला जा रहा है, नया मास्क उपलब्ध करवाया जा रहा है। जो अगर कोई स्टूडेंट पेन लेके आया है घर से तो उसको भी यहाँ पर रखाया जा रहा है। पूरी बाल्टी यहाँ पर भर चुकी है, जो पेन लेके आए हैं नया मास्क दिया जा रहा है, और मास्क जो पुराना है उनको उतारा जा रहा है। ठीक है, उदयपुर लिए चलते हैं। कपिल जुड़े हुए हैं। कपिल, कितने सेंटर्स उदयपुर में बनाए गए हैं और यहाँ पर लगभग कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर परीक्षा देने पहुंचे हैं, क्या तैयारियां? देखिए, उदयपुर में भी तैयारियां पूरी है और जो परीक्षार्थी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, लगभग सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दे दिया गया है। आप देखिए कि गेट पर जो WHO की गाइडलाइन है उसकी पालना के लिए जो पूरा स्टाफ है वो तैनात है। थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइजेशन कराया जा रहा है, और परीक्षा में किसी तरह की निषिद्ध वस्तु लेकर ना जाए इसके लिए पुलिस की टीम तैनात है, जो कि मेटल डिटेक्टर से सभी परीक्षार्थियों की जांच कर रही है। उदयपुर में कुल 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और करीब 3200 परीक्षार्थी रजिस्टर्ड है, जो कि इन 13 परीक्षा केंद्र पर JET का एग्जाम देंगे। तो जो कोरोना महामारी के चलते बच्चों को कुछ घंटे पहले परीक्षा केंद्र पर बुला लिया गया था और अब सभी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दे दिया गया है। जो जरूरी जो चेकिंग करनी थी वो चेकिंग कर ली गई है। WHO की गाइडलाइन की पालना के साथ में सभी को प्रवेश दिया गया, और जो बैठने की व्यवस्था है वो भी परीक्षा केंद्र के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रखी गई है, ताकि ये जो महामारी है इसे रोकने से बचाया जा सके, परीक्षा के मार्फत ये महामारी ज्यादा ना फैले। तो इसके लिए भी प्रयास यहाँ पर किए हुए नजर आए। तो उदयपुर में सारी तैयारियां पूरी है, परीक्षार्थियों को प्रवेश दे दिया गया और 12 बजे से ये परीक्षा शुरू हो जाएगी। ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। अर्जुन, आपका भी शुक्रिया। दिनेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा बीकानेर का एक वीडियो आपको झकझोर देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और सिस्टम की नाकामी भी आपके सामने रखेगा। नमस्ते, मेरा नाम हितेशी है और 9 जुलाई को मेरी मम्मा पॉजिटिव हुई थी, कोविड पॉजिटिव आई थी, और 16 जुलाई को वो कोविड सेंटर में एडमिट हुई थी और 20 जुलाई को वो एक्सपायर हो चुकी थी। वो बैग, उनका मोबाइल, उनकी गोल्ड, उनका कोई भी सामान हमें नहीं दिया गया है। ये लाचार बेटी अपनी मां की अंतिम निशानी दिलाने की गुहार लगा रही है। वायरल वीडियो बीकानेर के हितेशी खत्री का है। हितेशी की मां का कोरोना के कारण 20 जुलाई को PBM कोविड सेंटर में निधन हो गया था, लेकिन इस घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें अपनी मां का मोबाइल, बैग और गहने नहीं मिले। जांच पड़ताल के बाद ही आपकी FIR दर्ज करेंगे। तो वो हमने जो पुलिस थाने में जब हम गए, वो 2 सितंबर को गए थे और 1 महीना हो चुका है, वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हितेशी ने PBM प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन और पुलिस से भी गुहार लगाई, लेकिन पत्थर हो चुके सिस्टम को इस बेटी के दर्द का कोई एहसास नहीं है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।